आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। यह प्रश्न आपको बीए तथा एमए में हिंदी ऑनर्स से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका हिंदी सब्जेक्ट में कोई एग्जाम हो रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, तो यह प्रश्न आ सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आदिकाल का साहित्य उस पृष्ठभूमि पर निर्मित है जिस समाज के सामने भारत की प्राचीन संस्कृति और समाज का आदर्श था। जो आदिकाल है उसमें आपका आदिकाल में हमने देखे कि अनेक वीर गाथाएं, वीर से संबंधित रचनाएं हुए, जिसमें लड़ाई, साथ ही साथ किसी में अपने राज्य की विस्तार के लिए लड़ाई किए, तो किसी ने किसी की रानी पद्मावती के लिए लड़ाई किए। तो अलग अलग प्रकार से इसमें आदिकाल में लड़ाई होते थे, जो कि विभिन्न विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर आपका 1350 विक्रम संवत माने हैं अलग, और उन्होंने ही वीरगाथा काल कहा है, यानी वीरों की गाथा वाला काल, वीर गाथा काल। तो जो हमारे आपका जिस समाज के सामने भारत की प्राचीन संस्कृति और समाज का आदर्श था, जो आदिकाल में आपका भारत का प्राचीन संस्कृति, हमारा सभ्यता और समाज का आदर्श था कि किस प्रकार का समाज उसका आदर्श था। प्राचीन काल में समाज में 4 वर्णों की स्थिति मानी जाती है। जैसे हमारा प्राचीन काल में समाज में 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण, उससे छोटा आपका क्षत्रिय, उससे जो ब्राह्मण आपका वेद पाठ करने वाला, क्षत्रिय लड़ाई करने वाला, वैश्य व्यापार करने वाला, और जो बाकी काम है वो करने वाला आपका शूद्र। यानी 4 वर्णों में बांटा गया था। जो आपका विद्वानों ने माना है कि 10वीं शताब्दी के पूर्व ही ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मणपन का काम स्थिर कर दिया था। जो विद्वान मानते हैं कि 10वीं शताब्दी है, 10वीं ईस्वी है, उससे पूर्व ही ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मणपन का काम शिथिल कर दिया था। ऐसा उदाहरण मिलते हैं कि जहां ब्राह्मण सेनापति, मंत्री, महामंत्री और कृषि कार्य करते हेतु देखे गए। जो पहले ब्राह्मण था, अपना जो पढ़ाई लिखाई का ही सिर्फ काम किया करते थे, वह काम को आपका शिथिल कर दिए, और साथ ही साथ ब्राह्मण आपका सेनापति में भी काम करने लगे, आपका महामंत्री में भी काम करने लगे, तथा कृषि कार्य करते हुए देखे गए, तथा कृषि भी करने लगे। जैसे पहले 4 वर्ण का अलग अलग काम निश्चित है, वह आपका नहीं होने लगा। 10वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों में बहुत सारी जातियां बन गई। जैसे ब्राह्मण में भी अलग अलग जाति है, मुख्यतः आप देखते हैं तिवारी, पांडे, मिश्रा, बनर्जी। तो अलग अलग प्रकार की ब्राह्मण की जाति थे, जो कि आजकल भी है। जो कोई ब्राह्मण पूजा करता है, कोई ब्राह्मण आपका पूजा पाठ नहीं करता है। इसीलिए अपनी पहचान के लिए ब्राह्मण ने गोत्र, जिसे कि हम लोग गोत्र कहते हैं, पहले जाति, उसके बाद जाति के अंदर फिर आपका गोत्र देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ इसीलिए ब्राह्मण ने गोत्र और शाखाओं का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे कोई क्या गोत्र का है, क्या शाखा का है, क्या वर्ण का है, वो हम लोग आजकल देखते हैं। इस तरह के 34 गोत्र शिलालेख में बताए गए। जैसे इसी तरीके का आपका 34 गोत्र शिलालेख में बताए गए कि 34 प्रकार के गोत्र। हालांकि खासकर से उत्तर भारत में ब्राह्मणों का पेच गोत्र कहा गया। शाश्वत, काव्यकुज, उत्कल, मैथिल और गौड़, ये ब्राह्मण का गोत्र है। इसके साथ ही स्थान विशेष के अनुसार भी उनका वर्ग देखने में आता है। जैसे कि हर ब्राह्मण का अपना अपना गोत्र है, हर गोत्र ब्राह्मण, कोई गोत्र का ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण होगा तो कोई से नीचा ब्राह्मण होगा, साथ ही कोई ब्राह्मण पूजा करेगा तो कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तो अलग अलग वर्णों में देखने को आता है हमें।
आदिकाल में शाक द्वीप में रहने वाला ब्राह्मण शाकद्वीपीय और सरयू के पास रहने वाला सरयूपारी कहलाने लगा। जो शाकद्वीप में रहते हैं वह शाकद्वीपीय ब्राह्मण, सरयू के नदी के सामने रहने वाला सरयूपारी ब्राह्मण कहलाने लगे। राउत ठाकुर आदि भी ब्राह्मण के नाम के साथ दिखने में आते हैं। जो आपका राउत ठाकुर है ना, वह भी ब्राह्मणों के नाम के साथ देखने में आते हैं। जो आपका आजकल ठाकुर है, राउत है, अलग अलग कास्ट है। क्षेत्रीय लोग राजपूत थे। जो क्षत्रिय लोग थे वो राजपूत थे। क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़ा करते थे बाहरी आक्रमणकारियों से। क्षत्रिय लोग राजपूत थे। वे समाज में श्रेष्ठ वर्ग में माने जाते हैं। क्षत्रिय लोग राजपूत थे और श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं, मतलब प्रजा माने जाते हैं। राजपूत मतलब प्रजाओं का पुत्र। वे समाज में श्रेष्ठ वर्ग में माने जाते थे। उनके ऊपर जब से देश की रक्षा का भार आने लगा तब उनका स्थान और प्रमुख हो गया। जैसे देश की रक्षा का भार आने लगा तो उसका स्थान और भी प्रमुख हो गया, मेन हो गया। जैसे कि कोई भी आदमी मान के चलिए किसी भी समाज के रक्षा के लिए बात करता है तो वह समाज का मुख्य आदमी हो जाता है। तो उस प्रकार से आपका प्रमुख हो गया जिस समय रक्षा का भार उसके सर पे आने लगा। कोई बार इन्हें ब्राह्मण से भी प्रथम स्थान दिया जाता था, जिसे ब्राह्मण से भी प्रथम स्थान राजपूतों को देने लगा, क्योंकि राजपूत आपका देश की रक्षा के लिए अपना मन धन सब लगाए देते थे, तो इसीलिए उन्हें प्रथम स्थान दिया जाने लगा। राजदूत उन्हें क्षत्रिय में से प्रसिद्ध हुए। जो राजदूत उन्हें क्षत्रिय में से भी प्रसिद्ध हुए। वर्णाश्रम में वैश्य भी ऊंची कोटि के माने जाते। जो वर्ण आपका विभाग वर्ण में बांटा गया था, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें आपका जो वैश्य है जो व्यापार करता है, वैश्य भी ऊंची कोटि में माने गए। ये अधिकतर वाणिज्य करने वाले थे। वाणिज्य मतलब व्यापार, कमर्शियल। आगे चलकर उनमें भी बहुत सी जातियां बन गई। जैसे व्यापारी में भी बहुत सारी जातियां बन गई। आगे चलकर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में फैलने में वैश्य जाति में बहुत बड़ा हाथ है। जो भारतीय संस्कृति को फैलाने में वैश्य जाति का बहुत बड़ा हाथ है। जिसे वैश्य जाति मतलब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपना व्यापार के सामान के साथ साथ अपना संस्कृति, अपना खान पान, अपना रहन सहन सब ले जाता है, जिसमें आदमी देख के उसमें कुछ सीखते हैं। ये व्यापार करते थे, अपने देश में भी करते थे, विदेश में भी करते थे। जब वे विदेश से यात्रा करने आते थे तो वह बाजरा कहलाते थे। जो विदेश में यात्रा करने जाते थे तो उन्हें आपका बंजारा, जो हम लोग बंजारा बोलते हैं ना, आजकल जो बंजारा इधर उधर से आता है रहते, उसको बंजारा कहते थे। कुछ शिलालेखों में ऐसी मिलता है कि ये लोग कोई प्रकार के उद्योग भी चलाते थे। जैसे हमारा बहुत सारे ऐसे शिलालेख है, उसमें मिलता है कि वह कोई प्रकार के उद्योग मतलब कारखाना, जैसे आपका लोहा का कारखाना, उस समय में चावल निकालने का खाना, धान से चावल निकालने का, तो अलग अलग प्रकार से कारखाना भी चलाते थे। कुछ शिलालेख में मिलता है आपका लघु उद्योग चलाते थे, कारखाना चलाते थे, उद्योग चलाते थे। आपका आ गया शूद्र जाति का भी वर्ण व्यवस्था में उल्लेख है। उनका कोई दिनों वर्ण में सेवा करना था। ऐसा भी आया है कि कोई ऐसे इनके कार्य न चले तो वे वैश्य का कार्य भी कर सकते थे। जैसे जो आपका क्षुद्र जाति का अपना सेवा का कार्य नहीं चले तो वह वैश्य यानी व्यापार का भी काम कर सकते थे। इस प्रकार से प्रमाण मिलता है कि हिंदी प्रदेश में शूद्रों के समाज में अच्छा स्थान प्राप्त था और वे अस्पृश्य नहीं थे। मतलब आजकल अस्पृश्य है ना, वह यहाँ मेन पॉइंट है कि अस्पृश्य नहीं थे। यह जरूरी है कि कुछ मुसलमान लेखकों ने रजक, चमकार, मुल्ला, जुल्हा आदि 8 जातियों में अस्पृश्य बताया है। जो आपका रजक मतलब धोबी धोने वाला, चमकार मतलब चमड़ा का काम करने वाला चमार, मल्हा मतलब आपका मल्हा का काम करने वाला रेशे का, जुल्हा
कपड़ा बनाने का आदि 8 जातियों में स्पष्ट बताया है। इतिहासकारों ने संकेत दिया है कि मगस्थनीज ने अपना विवरण में यहाँ की जातियों की संख्या 188 माना है। जो आपका मगस्थनीज का जो विवरण है उसमें 188 जाति बताई गई है। मध्य युग में कार्यस्थ नाम की जाति की बहुत चर्चा हुई है। यह लेखक या गणक होते हैं। समाज में इनका अच्छा दर्जा था। वे दिच कहलाते थे। कास्तीय पद लिखने के कार्य करते थे। ऐसा लिखा मिलता है कि वे कास्तीय सुंदर अक्षर लिखने के लिए विख्यात थे। जो कास्तीय में सुंदर अक्षर लिखने में विख्यात है। गौड़ देश में आने के कारण कास्य गौड़ भी कहलाए। जो गौड़ देश से आए तो गौड़ भी कहलाए। इस युग में गुलामी का भी अलग दर्जा था। जो गुलाम का था, दास प्रथा, उसका भी अलग दर्जा था। राजाओं के पास अनेक गुलाम होते थे। कभी कभी एक राजा दूसरे गुलाम को गुलामी भेंट भी किया करता था। जैसे कोई बड़ा अफसर है, राजा का गुलाम है, तो उसको छोटा अफसर सबको गुलामी के लिए उसको भी भेंट किया जाता था। मतलब बड़ा अफसर छोटा, उस पहले बड़ा है राजा, राजा से बड़ा है सेनापति, सेनापति को सेना सब गुलामी के लिए राजा भेंट करते थे कि जाओ यह सेना तेरे पीछे गुलामी करेगा। तो उस प्रकार भी होता था। कोई बार ऐसा भी देखा गया है कि गुलाम यदि अच्छा हुआ तो ऊंचे पद पर भी पहुंच जाता था। जैसे कि कोई बार देखा गया कि कोई ऐसे गुलाम है कि राजा का रक्षा किया है या राजा का प्रिय है, तो अच्छे पद में उसे पहुंचा दिया जाता था। जैसे सेना से आपका बात करें हम लोग नेपोलियन का है, नेपोलियन अपने दम पे बना, तो उस प्रकार से कोई भी राजा कोई भी सेना को सेनापति भी बना सकता था उसके कार्य को देखते हुए। ऐसा देखने में आता है कि उस समय के समाज में पुराने संस्कार छूटते जा रहे थे। सात्विक बातें खत्म हो रही थी। शुद्धता पवित्रता नहीं रही। मांस मदिरे का प्रचार हो रहा था और समाज अवनीति की ओर जा रही थी। उस समय में आपका मांस मदिरा मांस दारू का प्रचार हो रहा था और समाज अवनति की ओर जा रही थी। यह अवश्य है कि कुछ परंपरा वाले व्यक्ति पुराने बातों को अपनाते थे। उनका काशी और पैराग जैसे स्थानों पर तपोभूमि बनने का विश्वास था। उस समय में कन्या का विवाह की आयु कम दिखने में आती है। जिस समय उस समय में आपका कन्या का विवाह का आयु कम देखने में आती है। इसे बाल विवाह हुआ करता था उस समय। राजा लोग बहुत सी पत्नियां रखने वाले वर्णित किए गए हैं। जैसे राजा सब आपका बहुत सारे पत्नियां रखते थे, यानी वैसे उपलों का भोग विलास में लागे रहते थे। राजा सब हजारों पत्नी भी रखा करते थे। 100, 100, 200, 1000 पत्नी भी कोई कोई राजा रखा करते थे। स्त्रियों में विधवा अधिक थी और विधवा विवाह का प्रचार नहीं था। जैसे कोई स्त्री में वहां विधवा बहुत थे लेकिन विधवा विवाह का कोई प्रचार नहीं था। वीर जातियों की स्त्रियां पति की मृत्यु का समाचार सुनकर अग्नि में जल मरती थी। जैसे कोई वीर जाति है, उसकी पत्नियां पति की मृत्यु का समाचार सुनकर अग्नि में जल मरती थी। मतलब कह सकते हैं कि उस समय आपका वीरगाथा काल में सती प्रथा थी। आदिकाल में आपका सती प्रथा थी। जो वीर का पत्नी थे, महावीर सेना का पत्नी थे, तो उसका पत्नी सब आपका पति की मृत्यु की समाचार सुनकर अग्नि में उनके साथ ही जल मरती थी। कह सकते हैं कि सती बना करती थी। राजपूतों के इतिहास में इसे जौहर कहा जाता है। राजपूतों के जो इतिहास में इसे बोलते हैं जौहर। जौहर कर लिया उनका पति ने, पत्नी ने उसके पति के साथ मृत्यु प्राप्त कर ली। हम लोग इसमें अलग अलग धर्म अलग अलग कहा करते थे। ज्यादातर इसे आप लोग सती प्रथा के नाम से भी जान सकते हैं। सती प्रथा में इस प्रकार की घटनाएं होती है। विदेशी विद्वान अल-बरूनी ने लिखा है कि कोई बार इच्छा न होते हुए भी स्त्री को जलना पड़ता था। जैसे कोई सती प्रथा थे तो कोई स्त्री का इच्छा नहीं रहता था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मरने के बाद बच्चों का ध्यान कौन रखेगी, बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा।
तो ऐसा स्थिति में उनका पत्नी को जलना का इच्छा नहीं रहता था, लेकिन समाज की कुरीतियों ने, समाज के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती अग्नि में दाह संस्कार कर देते थे, यानी सती कर दिया करते थे। तो यह भी समस्या थी। समाज में वेश्याएं थी, वे राजवंश से संबंधित रखती थी। जो समाज में वेश्याएं थी, वह वेश्याएं आपका राजा के वहाँ जो राजवंश में संबंध रखती थी, वहाँ कार्य करती थी, अपना वैश्यवृत्ति करती थी। बाद में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में संगीत का कार्य करने लगी। जो उसके बाद उन्होंने अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना पूर्ण उद्धार के लिए कह सकते हैं, आपका मंदिर में संगीत का कार्य करने लगी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना संगीत प्रदर्शन करने लगी। देवताओं की पूजा में सहायता देने लगी और देवदासी कहलाई। समाज में मंत्र, तंत्र, जादू टोना, शकुन, अपशकुन, ताबिज, अंधविश्वास, भूत प्रेत विश्वासी, ज्योतिष्य मतलब काला जादू पर विश्वास, इस तरह के चीजें देखने में आती है। जैसे पुराने समाज में आपका भूत प्रेत, भूत लगा है, जादू टोना आदि देखने को मिलती है आपका आदिकाल में। आपका राजघरानों में शिकार, मलयुद्ध और शतरंज बहुत प्रसिद्ध है। जैसे राजघराने में कोई राजा शिकार के लिए जाते थे। मलयुद्ध मतलब आपसी में जो अपना ताकत को दिखाने के लिए आपका एक छोटा सा रण क्षेत्र बनाया जाता था, रणभूमि बनाया जाता था, उसमें आपका मलयुद्ध अपना जो बल का प्रदर्शन करने की प्रावधान थी। साथ ही साथ शतरंज के खेल भी खेला करते थे। राजपूतों के यहाँ कविता करने वाला भाट और विदूषक होते थे। जो राजपूत के राजा थे, वहाँ आपका कविता करने वाला भाट, भाट को हम लोग कह सकते हैं, जो कि बार बार हर चीज में कहा करते थे, उससे भाट भी कहते थे। जैसे कि भाट को हम लोग आजकल का हिंदी के भाषा में बोल सकते हैं आंसू कवि, यानी तुरंत कविता रचने की उनमें प्रवृत्ति, उन्हें गुण थी, जिसे भाट और प्रदूषक विदूषक भी होते थे। विदूषक जिसका कोई दोष नहीं हो। आपका पशु पक्षी पालने का शौक था। तोता पालने का वर्णन लेखों में बहुत आता है। जैसे आपका तोता पालने का वर्णन इसमें लेखों में बहुत आता है। तोता को प्राय पाला जाता था। तोता आपका संदेश, ये तोता बोल नहीं सकता था। साथ ही कबूतर भी पालते थे संदेश को आदान प्रदान करने के लिए। हर राजा अपने अपने जगह अलग अलग शौक रखते थे। मुसलमानों के आक्रमण के बाद हिंदू और मुसलमान में आपस में संबंध बढ़ा। जो मुसलमान के आक्रमण के बाद मुसलमान और हिंदू में आपस में संबंध बढ़ा। उनके पहनावे एक सा हो गए, जिसमें इसमें रीतिकाल में संबंध बढ़ा। लेकिन आपका जो भक्ति काल होगा उसमें आपका संबंध नहीं बढ़ता है, क्योंकि मुसलमान आपका जजिया कर आदि बहुत सारे ऐसे कर लागू कर देते हैं हिंदुओं में, जिससे कि हिंदू को मुसलमान या गैर मुसलमान यानी हिंदू आदि जातियों को हिंदू नहीं होने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, धर्म परिवर्तन किया जाता था। पर मुसलमान और हिंदू में संबंध आपका आदिकाल में रहा था, क्योंकि मुसलमान की उस समय सत्ता हाल फिलहाल में आई थी। उनका पहनावा एक सा था हो गया। उन्होंने फारसी लिपि को अपनाया। फारसी लिपि में आपका उर्दू लिखा जाता है। मुसलमानों ने हिंदी को सीखा। बहुत से मुसलमान हिंदी के कवि बने। मुसलमान और हिंदू संस्कृति में आपस में काफी संबंध इस युग में बढ़ गया। जो आपका आदिकाल में इसमें आपसी संबंध बहुत बढ़ गया। सांस्कृतिक परिस्थिति, हिंदी साहित्य के मध्य युग के आरंभ में भारतीय संस्कृति और मुसलमान संस्कृति दोनों के प्रभाव देखने में आता है। मुसलमान के आने पर पूर्व भारतवर्ष का प्राचीन संस्कृति का गौरवपूर्ण इतिहास था। उस समय के राजा का उत्कर्ष की बातों को विशेष रूप से कला को विदेश में विद्वान भी सराहना है। जब मुसलमान के आक्रमण हुए तो उनकी संस्कृति का गहरा प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ा। इसीलिए वस्त्र, आभूषण, आहार, मनोरंजन आदि पर मुसलमान प्रभाव देखने में आता है।
धीरे धीरे भारतीय परंपरा दबती हुई और इस्लामी रंग उभरती हुई दिखाई देती है। नाचने गाने और बजाने पर मुसलमान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देती है। भवन निर्माण कला तथा चित्र भी मुसलमान शैली से प्रभावित हुई। मूर्ति कला पर इस्लाम विरोधी का प्रभाव पड़ा। मुस्लिम राजा मूर्ति विरोधी थे। उन्होंने पुरानी मूर्तियां नष्ट की और नई मूर्तियां बनाने काम हो गए। जो मुस्लिम राजा थे आपका पुरानी मूर्ति को नष्ट किए और नया मूर्ति बनाने ना कम हो गए। जो मूर्ति को नष्ट किए अपना धर्म प्रचार के लिए संस्कृति की धारा को बहाने वाली संस्कृति रचना इस समय 3 रूपों में मिलती है। संस्कृति साहित्य की में प्राकृति एवं अपभ्रंश साहित्य के रूप में हिंदी साहित्य में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन भाषाओं में हिंदी ऐसी थी जो उस समय में समाज की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। हिंदी का विकास यह बहुत बड़ा मूल्य है, इसमें हम लोग आपका टॉपिक देखे थे हिंदी साहित्य का आदिकाल समाज और संस्कृति की पृष्ठभूमि का वर्णन, जिसमें हम लोग देखें कि आदिकाल में किस प्रकार से आपका पहले समाज में आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का वर्ण था। उसके बाद धीरे धीरे आपका मुसलमान राजा आने लगे तथा अपनी मूर्तियों को टूटाने लगे, तोड़ने लगे और अपनी संस्कृति को अब विस्तार करने लगे। पहले वो हमारे भारत में हिंदुओं के साथ रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना धर्म प्रचार में लग गए। तो इस प्रकार से आप आदिकाल का प्रश्न को लिख सकते हैं।